तो दोस्तों आज से शुरू हो रही यार आपकी क्लास 12 केमिस्ट्री की पहली क्लास। ठीक है, हमने कहा था आपका 2025-26 वाले जितने भी छात्र हैं उनका सेशन आज से स्टार्ट होगा। तो आज के इस पहले वीडियो से हम लोग शुरू करने वाले क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर 1 विलियन। ठीक है, विलियन सॉल्यूशन वाला चैप्टर। और बात करें ये यूपी बोर्ड के लिए है। ठीक है, यूपी बोर्ड वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आज की पहली क्लास स्टार्ट हो रही है। ठीक है, जिसपे हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर 1 विलियन से स्टार्ट करेंगे और एक एक बेसिक क्लियर करते चलेंगे। आज का पहला वीडियो है ना, तो एक एक जितने भी बेसिक टॉपिक है सभी को हम लोग देखेंगे। और एक चीज जान लेना, आपसे हमने पहले ही कहा था अगर इस टाइप से जिस टाइप से हम पढ़ाएंगे उस टाइप से पढ़ते हो ना, तो आपको किसी भी बाहरी कोचिंग की कोई भी जरूरत नहीं है। बस जिस टाइप से पढ़ाएंगे उस टाइप से आपको मस्त तरीके से पढ़ते हुए चलना है। ठीक है, और आपको किस बुक से हमने बताया भी था कि एनसीईआरटी से पूरा आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आज के इस पहले वीडियो से हम लोग चैप्टर नंबर 1 जो हमारा विलियन चैप्टर है इसको मस्त तरीके से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, इसके पहले हमने आपको सिलेबस के बारे में बता दिया था कि केमिस्ट्री का नया सिलेबस क्या है, क्या क्या हमें पढ़ना है। इसके पहले वीडियो पर हमने बात कर ली थी। तो आज के इस वीडियो से शुरू कर रहे हैं विलियन चैप्टर को। आप लोग कॉपी पेन निकाल के बैठना और नोट्स को बनाते चलना। हमने पहले ही कहा था नोट्स बनाते रहना, जिससे आप लोगों की नोट्स बनी रहेगी तो उसको रिवाइज करने में आपको आराम रहेगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 1 विलियन हमारा। ठीक है, तो देखो अगर बात करें विलियन चैप्टर की, तो विलियन जो है हमारे केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। ठीक है, पहला पार्ट है। तो विलियन की अगर बात करें तो सबसे पहले समझ लेते हैं ये विलियन आपका क्या होता है। ठीक है, क्योंकि अब विलियन चैप्टर की शुरुआत हो रही है, विलियन पार्ट की शुरुआत हो रही है, तो सबसे पहले बात होनी चाहिए विलियन की। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे हम लोग विलियन आपका क्या होता है। विलियन को हमने बताया इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। ठीक है, विलियन को क्या बोला जाता है? सॉल्यूशन बोला जाता है। अब बात ये आती है कि विलियन होता क्या है। तो जैसे कि अगर सिंपल साधारण उदाहरण की बात करें तो मान लो आपके पास, आपने ये तो बनाया होगा, जैसे मान लो आपके पास जल हो। ठीक है, एक बर्तन में मान लो आपके पास जल हो। ठीक है, और आप उसमें क्या मिला दो, आप उसमें क्या मिला दो, मान लो चीनी मिला दो। ठीक है, चीनी प्लस पानी का विलियन क्या बन जाता है? चीनी प्लस पानी का विलियन। ठीक है, आपने अपने घर में शरबत तो बनाया होगा। ठीक है, तो उसी टाइप से जब चीनी में पानी मिलाया जाता है तो उससे क्या बन जाता है? चीनी और पानी का घोल बन जाता है, जिससे हम लोग अपने घर पे साधारण भाषा पे शरबत भी बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपल जैसे चीनी और पानी का विलियन है, अगर बात करें चीनी प्लस पानी का विलियन। ठीक है, चीनी प्लस पानी का विलियन हो, या आपका जैसे नमक प्लस पानी का विलयन हो, तो इस टाइप के मिश्रण को, मिश्रण दो पदार्थों, दो या दो से अधिक पदार्थ जब मिलते हैं तो उससे मिश्रण बनता है। ठीक है, जैसे चीनी और पानी का मिश्रण बन रहा है, नमक और पानी का मिश्रण बन रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार के मिश्रण को हम लोग एक नाम देते हैं, उसे नाम देते हैं समांगी मिश्रण। ठीक है, समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होता है? समांगी मिश्रण एक ऐसा मिश्रण होता है जिसमें मान लो अगर दो पदार्थ हैं तो समान मात्रा में पूरे में घुल जाते हैं। ठीक है, वो समान मात्रा में पूरे में घुल जाते हैं। जैसे आप अगर किसी बर्तन में पानी लेते हो उसमें चीनी को मिलाओ, जैसे आपने किसी बर्तन पे पानी लिया उसमें चीनी को मिलाया, तो चीनी को जब घोलोगे तो पूरे बर्तन में चीनी जो होती है घुल जाती है। मतलब पानी और चीनी आपस में पूरी तरह से विलय हो जाते हैं, पूरी तरह से घुल जाते हैं। तो इस प्रकार के मिश्रण को समांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, इसी टाइप से जैसे मान लो तेल और पानी को मिला दे आपस में, तेल में अगर मतलब पानी आपके पास है उसमें तेल थोड़ा डाल दो, तो इस टाइप के मिश्रण को बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। इसे क्या बोलते हैं? विषमांगी मिश्रण। क्योंकि इसमें अगर आप देखोगे विषमांगी मिश्रण में, तो आपको जब पानी आपने लिया उसमें अगर तेल डालते हो तो तेल आपको अलग ही दिखेगा, पानी में तेल आपको एकदम अलग दिखेगा, तेल उसमें पूरे में विलय नहीं होगा, पूरे में मिलेगा नहीं। तो जब तेल और पानी का मिश्रण जो होता है ये एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण होता है। ठीक है, अब बात आती है भैया आप तो विलयन पढ़ाने वाले थे, आप समांगी मिश्रण विषमांगी मिश्रण पहुंच गए। तो देखो विलयन पढ़ने के लिए सबसे पहले ये थोड़ा सा बेसिक आपको समझना जरूरी है। ठीक है, हमने बताया जैसे पानी में अगर चीनी मिलाते हो तो इस टाइप से आपका क्या बन जाता है? शरबत बन जाता है, या पानी और चीनी का घोल बन जाता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे मिश्रण बोल देते हैं। जैसे चीनी और पानी का मिश्रण हो या नमक और पानी का मिश्रण हो तो उसे समांगी मिश्रण बोला जाता है। और तेल और पानी का मिश्रण हो, जैसे तेल, मतलब सीधी सी बात है, समांगी मिश्रण वे होते हैं जिनमें अगर दो पदार्थों को घोला जाए तो वो क्या हो? पूरे में एकदम समान मात्रा में घुल जाए, तो वो समांगी मिश्रण होगा। और विषमांगी मिश्रण वो होगा जिसमें अगर जैसे दो पदार्थों को घोला जाए तो दोनों पदार्थ अलग अलग दिखाई पड़े, मतलब एक में जैसे घोला गया तो दोनों पदार्थ अलग अलग दिखाई पड़े, तो उस प्रकार के मिश्रण को विषमांगी मिश्रण बोलेंगे, जैसे तेल और पानी का। अब इसके बाद बात आती है विलयन क्या चीज है। तो विलयन की परिभाषा यहां से ये बनती है, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक
दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक है, समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं? विलयन बोलते हैं। मतलब समांगी मिश्रण हमने समझा दिया, जैसे चीनी और पानी का विलयन, नमक और पानी का विलयन, जिसमें मतलब अगर दो घटक या दो अवयव हैं तो वो समान मात्रा में घुल जाए तो इस प्रकार के मिश्रण को समांगी मिश्रण। तो विलयन की जो परिभाषा होती है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक, मान लो दो पदार्थ लो, उनका एक ऐसा मिश्रण बनाओ। कैसा मिश्रण बनाओ? समांगी मिश्रण। और समांगी मिश्रण क्या हो? जिसमें दोनों अवयव समान मात्रा में पूरे में घुल जाए तो उसे समांगी मिश्रण। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन बोला जाता है। उदाहरण यहाँ पे लिख सकते हो, यही वाला चीनी प्लस पानी वाला लिख दो। ठीक है, उदाहरण ये जैसे करके लिख दो, चीनी प्लस पानी का विलयन, चीनी प्लस पानी का घोल लिख सकते हो, चीनी प्लस पानी का घोल, ये एक प्रकार का विलयन हो जाएगा। ठीक है, चीनी प्लस पानी का घोल क्या है? एक प्रकार का विलयन है, क्योंकि चीनी और पानी का जो विलयन बनता है ये कैसा मिश्रण बनाता है? ये एक प्रकार का समांगी मिश्रण बनाता है। जो विलयन है आपका, विलयन में दो घटक होते हैं। ठीक है, दो घटक या दो अवयव होते हैं। यहां से लिख सकते हो कि विलयन में दो घटक उपस्थित होते हैं, दो घटक या अवयव उपस्थित होते हैं, दो घटक या अवयव उपस्थित होते हैं। ठीक है, दो घटक या अवयव, ठीक है, उपस्थित होते हैं। ये चीज याद रखना, विलयन में दो घटक या अवयव उपस्थित होते हैं। ठीक है, दो घटक या अवयव उपस्थित होते हैं। कौन कौन से घटक या अवयव होते हैं? पहला होता है जिसे बोलते हैं विलेय, और दूसरा होता है जिसे बोलते हैं विलायक। विलयन में आपको याद रखना है दो चीजें होती है, पहला विलेय होता है और दूसरा क्या होता है? विलायक होता है। ठीक है, विलयन जैसे कोई भी विलयन हो, जैसे चीनी पानी का विलयन हो, नमक पानी का विलयन हो, या किसी चीज का विलयन हो। ठीक है, मान लो एथिल अल्कोहल में जल घोल दिया गया, उसका विलयन हो, किसी चीज का भी विलयन हो, मतलब सीधी सी बात है, विलयन में दो अवयव होते हैं, पहला विलेय और दूसरा विलायक। अब बात आपके मन में ये आ रही होगी कि भैया विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है, तो वो भी समझ लो। विलेय क्या होता है? देखो, विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में होता है, ध्यान समझना, विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में उपस्थित होता है, कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलेय कहते हैं। ठीक है, उसे विलेय कहते हैं। ठीक है, उसे विलेय कहते हैं। जो मतलब विलयन में कम मात्रा में उपस्थित हो उसे विलेय कहते हैं। और इसी टाइप से विलयन में जो अधिक मात्रा में उपस्थित हो, विलयन में जो अधिक मात्रा में उपस्थित हो, जो पदार्थ अधिक मात्रा में उपस्थित हो, अधिक मात्रा में उपस्थित हो उसे विलायक कहते हैं। उपस्थित हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विलायक कहते हैं, उसे विलायक कहते हैं। ठीक है, इस टाइप से याद रखना, मतलब विलयन में जो कम मात्रा में उपस्थित होगा उसे बोला जाएगा विलेय, और जो अधिक मात्रा में उपस्थित होगा उसे बोला जाएगा विलायक। ठीक है, अब बात यह रहेगी भैया इसमें कैसे हम पहचानेंगे। जैसे देखो, आपको हमने यहाँ पे इधर साइड देखो, ये यहाँ पे जैसे था चीनी और पानी, अगर आपने चीनी और पानी का घोल बनाया या घर पे बैठ के सरबत बना रहे हो, तो ये एक चीज बताओ कि आप अगर मान लो किसी ग्लास पे या किसी भी बर्तन पे मान लो चीनी और पानी का घोल बना रहे हो, तो उसमें चीनी ज्यादा डालते हो कि पानी? तो बात यह है कि भैया पानी ज्यादा लेते और चीनी कम लेंगे। ठीक है, क्योंकि पानी ज्यादा लोगे चीनी कम लोगे तभी तो वो घुलेगा। तो इसलिए मान लो आपका चीनी और पानी में चीनी ज्यादा होता है कि पानी? तो हमने बताया पानी ज्यादा होता है, पानी या जल ज्यादा होता है। तो जो ज्यादा होगा, जैसे पानी ज्यादा है, अगर पानी अगर अधिक मात्रा में है तो ये क्या होगा? जो अधिक मात्रा में होता है, विलयन दो चीजों से मिलकर बना, जैसे चीनी और पानी से, तो चीनी और पानी में जो अधिक होगा उसे विलायक बोलेंगे। तो पानी अगर अधिक है तो इसे क्या बोलेंगे? विलायक बोलेंगे। ठीक है, और अगर चीनी की बात करें तो चीनी क्या है? विलयन में कम मात्रा में है, तो इसे क्या बोल देंगे? विलेय बोल देंगे। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है, विलयन में जो भी ज्यादा मात्रा में होगा उसे विलायक बोलेंगे, और जो कम मात्रा में होगा उसे विलेय बोलेंगे। ठीक है, आप जैसे उदाहरण ले लेते हैं, उदाहरण ले ले, मान लो हम क्या है 10 ग्राम NaCl में 10 ग्राम NaCl जो है 100 ग्राम जल में घुला है, 100 ग्राम
जल में घुला है। मान लो हम ये आपसे कहें 100 ग्राम जल में घुला है, ठीक है। हमने कहा कि मान लो 10 ग्राम NaCl जो है आपका 100 ग्राम जल में घुला हुआ है। NaCl को तो जानते हो कि सोडियम क्लोराइड नमक होता है, ठीक है। तो 10 ग्राम NaCl मान लो अगर 100 ग्राम जल में घुला है, तो इसमें आपको पूछा गया है कि विलायक कौन है और विलेय कौन है। तो आपसे हमने कहा जो ज्यादा दिखे वो विलायक, जो कम दिखे वो विलेय, ठीक है। तो अगर 10 ग्राम NaCl में 100 ग्राम जल में घुला है, मतलब अगर आप 10 ग्राम NaCl को 100 ग्राम जल में घोलते हो, यहाँ पे मान लो इस टाइप से आपका क्या है, 100 ग्राम जल है आपके पास, क्या चीज है, 100 ग्राम जल। जल का सूत्र पता होगा H2O होता है, ठीक है। इसमें आप अगर क्या करते हो 10 ग्राम NaCl घोल देते हो, 10 ग्राम NaCl घोल देते हो, ठीक है। तो आप बताओ इससे विलयन बन गया, क्योंकि 100 ग्राम जल में 10 ग्राम NaCl घोला तो विलयन बन गया। आप बताओ विलेय कौन विलायक कौन। जो कम दिखे वो विलेय, जो ज्यादा दिखे वो विलायक। तो कम कौन है, कम यहाँ पे 10 ग्राम, तो यहाँ पे विलेय क्या हो जाएगा, 10 ग्राम NaCl, अर्थात NaCl यहाँ पे विलेय हो जाएगा। और विलायक क्या हो जाएगा, जो ज्यादा है, ज्यादा कौन है, जल। जल कितना है, 100 ग्राम, तो जल यहाँ पे विलायक है। जल का सूत्र याद रखो H2O, ठीक है। ये सिंपल सी बात है। तो अभी तक आप लोग एकदम सिंपल सिंपल चीजें समझे हो। हमने कहा था एकदम मस्त तरीके से आपको समझाएंगे, कुछ भी रटना भी नहीं पड़ेगा, आसानी से आप समझ जाओगे, ठीक है। बस थोड़ा सा समय दो अपने भाई को, थोड़ा सा जब पढ़ोगे, धीरे धीरे पढ़ने लगोगे तो आपको खुद मजा आने लगेगी, ठीक है। आपसे कहा ना किसी भी कोचिंग की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा मन लगा के पढ़ो, ठीक है। तो सिंपल से सबसे पहले हमने बताया कि विलयन के बारे में। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन बोलते हैं। उदाहरण जैसे चीनी प्लस पानी का घोल, ये एक प्रकार का विलयन है। और चीनी और पानी का घोल किस प्रकार का मिश्रण है, तो ये समांगी मिश्रण है। क्योंकि समांगी मिश्रण एक ऐसा मिश्रण होता है जैसे अगर दो पदार्थों को घोलते हो तो समान मात्रा में, पूरे में समान मात्रा में घुल जाए, तो उसे समांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण क्या होता है, विषमांगी मिश्रण एक ऐसा मिश्रण होता है जिसमें मान लो आपका, विषमांगी मिश्रण में क्या होगा, जिसमें मान लो आपका अगर तेल और पानी को मिलाया जाए तो ये पूरे में एक समान रूप से नहीं घुलते, तो इस प्रकार का मिश्रण विषमांगी मिश्रण है। विलयन ये कहता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम लोग विलयन बोलेंगे। उदाहरण है चीनी प्लस पानी का घोल। फिर विलयन में दो घटक या अवयव उपस्थित होते हैं जैसे विलेय और विलायक। विलेय क्या होता है, विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में उपस्थित हो उसे विलेय बोलते हैं। विलायक क्या होता है, विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में उपस्थित हो उसे विलायक बोलते हैं। उदाहरण जैसे 10 ग्राम NaCl 100 ग्राम जल में घुलाए तो जो कम होगा विलेय, जो ज्यादा होगा विलायक। 10 ग्राम NaCl विलेय हो जाएगा और 100 ग्राम विलायक हो जाएगा, क्योंकि 10 ग्राम कम है 100 ग्राम से, 100 ग्राम ज्यादा है तो इसलिए विलायक, ठीक है। अब इसमें इतना चीज अभी आप बेसिक चीजें समझे हो, ये केवल समझाने के लिए था, तो इसे हम इरेज करके एक बार आपको यहाँ पे समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण की परिभाषा भी लिख दे, जिससे थोड़ा सा आप लोग इसे नोट्स बना सको अच्छे से, ठीक है। तो इसे इरेज करके देखो परिभाषा लिख देते हैं, ठीक है। कुछ इस टाइप से हमने यहाँ पे परिभाषा भी लिख दी, जैसे समांगी मिश्रण विषमांगी मिश्रण की। समांगी मिश्रण में अवयव समान रूप से वितरित होते हैं, जैसे नमक या पानी, नमक या चीनी का पानी में घोल। मतलब ये नमक या चीनी को पानी में जब घोलते हो तो आप क्या देखते हो कि मतलब इसका जो मिश्रण होता है वो समान रूप से सभी जगह वितरित होता है, मतलब समान रूप से घुले होते हो, ये कह सकते हो। फिर विषमांगी मिश्रण क्या होता है, विषमांगी मिश्रण में अवयव अलग अलग दिखाई देते हैं। जैसे तेल और पानी को घोलोगे तो तेल आपको उसकी एकदम परत पे ही दिखेगा, एकदम अलग, ठीक है। तो इस प्रकार के मिश्रण को विषमांगी मिश्रण। तो ये अभी एकदम आप बेसिक चीजें सीखो, विलयन, विलेय, विलायक, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। इसको अच्छे से नोट्स बनाते रहना, ठीक है। देखो आप बात करें, ये जो पहली क्लास है ना, पहली क्लास पे हम आपको सारे बेसिक ही क्लियर कराएंगे। आप देखो ये मेन चीजें सीख चुके हो। अब इसके बाद थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं मोलों की संख्या निकालना। मोलों की संख्या कैसे निकाली जाती है, अणुभार कैसे निकाला जाता है, क्योंकि इसको इसी वीडियो पे हम बेसिक क्लियर कर लेंगे ना, तो आगे के जो वीडियो है उस पर अगली क्लास में जानते हो क्या बात करेंगे, अगली क्लास पे हम बात करेंगे मोलरता के बारे में, मोललता के बारे में और मोलन्स के बारे में, क्योंकि उनकी परिभाषा भी महत्वपूर्ण है, उनके फॉर्मूले भी महत्वपूर्ण है और उनके सवाल भी महत्वपूर्ण है। उनको अगले वीडियो पे देखेंगे, ठीक है। तो एक बार आप लोग इनको स्क्रीनशॉट कर लो, नोट कर लो, ठीक है। कॉपी पे मस्त नोट्स बनाना, क्योंकि अभी से नोट्स बनाते चलोगे ना क्लास की तो आपको बढ़िया रहेगा पढ़ने में, ठीक है। तो इसे नोट कर लेना। अब हम लोग अगली मतलब आगे की ओर चलते हैं, जिसमें पहले बात कर लेते हैं मोलों की संख्या कैसे निकाली जाती है, जो आपने क्लास 11th पे पढ़ा भी, अगर भूल गए तो थोड़ा सा उसे भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसे नोट कर लो। तो अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं, सबसे पहले मोलों की संख्या निकालना। देखो मोलों की संख्या की परिभाषा आपने क्लास 11 में पढ़ रखी, मेन हम इससे थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं और इसका फॉर्मूला और इसके सवाल कैसे लगाए जाते हैं उन पे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो मोलों की संख्या का सूत्र आपको पता होगा, मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, मोलों की संख्या बराबर, ठीक है, सूत्र आपको पता होगा। सूत्र क्या होता है, मोलों की संख्या बराबर सूत्र होता है विलेय का भार, विलेय का भार
अपॉन में विलेय का अणुभार, ठीक है, अपॉन में विलेय का अणुभार, ठीक है, ये होता है मोलों की संख्या का सूत्र, विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार, ठीक है। तो इस टाइप से इसे सूत्र आपको फॉर्मूला इसका याद रखना है, ठीक है। और इसे आप चाहो तो इस टाइप से भी लिख सकते हो, विलेय के मोलों की संख्या को n से लिखते हैं तो n बराबर हो सकता है विलेय का भार जो होता है स्मॉल w होता है, तो स्मॉल w बटा विलेय के अणुभार को स्मॉल m मान लो, तो n इक्वल टू सूत्र हो जाता है w अपॉन m, ठीक है, जहां n मोलों की संख्या है, w क्या है, w विलेय का भार है, m क्या है, अणुभार है, ठीक है। और n का जो मात्रक आता है वो मोल में आता है, ठीक है, n का जो मात्रक आता है मोल में आता है, ये याद रखना, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आपको मिल सकते हैं, जैसे कह दिया गया, मान लो क्वेश्चन इस टाइप से कह दिया गया, मान लो कह दिया गया 10 ग्राम NaCl के मोलों की संख्या बताओ, इस टाइप से मान लो आपको मिला, ठीक है, NaCl के मोलों की संख्या बताइए, संख्या बताइए, ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन मिला। तो अब बात आती है मोलों की संख्या कैसे निकाली जाती है। तो मोलों की संख्या निकालने के लिए हमने जैसे कहा 10 ग्राम NaCl के मोलों की संख्या निकालो, तो मोलों की संख्या निकालने के लिए विलेय का भार चाहिए, भार आपको पता है 10 ग्राम, अणुभार चाहिए। अब यहां से सीख लेते हैं अणुभार कैसे निकाला जाता है, ठीक है, यहां से सीख लेते हैं अणुभार कैसे निकाला जाता है। तो देखो यहाँ पे मेन चीजें क्लियर कर लेंगे ना, तो आगे जब मोलरता सब पढ़ाएंगे ना, उसमें बहुत आराम रहेगा, इसीलिए यहाँ पे बेसिक चीजें क्लियर करा रहे हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अणुभार निकालना, अणुभार निकालना, ठीक है, अणुभार निकालना। तो बात करें अणुभार कैसे निकलता है, तो देखो अणुभार निकालने के लिए जैसे आपको इस टाइप से मिला, मान लो आपसे कहा गया NaOH का अणुभार निकालो, NaOH का पूछ लिया गया अणुभार, ठीक है, NaOH का अणुभार पूछा गया आपसे, हमने कह दिया मान लो NaCl का अणुभार निकालो, NaCl का अणुभार, अब इनको निकालना को सिखाएंगे पूरा, समझ लो, ठीक है। NaCl का आपसे कह दिया H2SO4 का निकालो, C2H5OH का निकालो, ठीक है, इसी टाइप से कोई भी हो सकता है, C6H12O6 का निकालो, H2O का निकालो, ठीक है, इस टाइप से बहुत सारे आपको निकालने पड़ सकते हैं। तो देखो अणुभार निकालने के लिए कुछ चीजों का याद रखो, जैसे आप मेन याद रखो, जैसे कार्बन का याद रखो 12 होता है, ठीक है, हाइड्रोजन का याद रखो 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, नाइट्रोजन का अणुभार 14 होता है, सल्फर का 32 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, सोडियम का हो गया कि नहीं, नाइट्रोजन का 14, सोडियम का याद रखना 23 होता है, ठीक है। इस टाइप से आपको मेन याद रखना, जैसे कार्बन का 12, ठीक है, अणुभार लिखे हुए हैं, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, सोडियम का 23, मेन याद रखो, आसानी से निकाल लोगे। देखो कैसे, अब हमने कहा NaOH का अणुभार निकालो, ठीक है, तो जब भी अणुभार निकालने को कहे तो आपको ये देखना है NaOH है जैसे, तो NaOH में कौन कौन है, पहले तो Na है मतलब सोडियम है, फिर ऑक्सीजन है, फिर हाइड्रोजन, 3 लोग हैं NaO और H, ठीक है। तो सबसे पहले अणुभार निकालने के लिए Na का अणुभार याद होना चाहिए, हमने कहा ना ये इतने याद कर लो बस, Na का कितना होता है 23 लिख दो, ऑक्सीजन है इसके बाद, देखो जब जैसे Na का लिखा इसके बाद ऑक्सीजन का लिखोगे तो बीच में प्लस लगाना है, सोडियम का हमने 23 लिखा, फिर प्लस लगाएंगे, ऑक्सीजन का लिखना है, ऑक्सीजन का हमने बताया 16 होता है, 16 हो गया, फिर इस ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन आया, फिर बीच में प्लस लगा दो, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, जोड़ दो, 23 16 मिला के 39 और 1 मिला के 40, ये सिंपल से इसका निकल गया अणुभार, ठीक है। सो NaOH का अणुभार कितना हो गया 40, NaOH का नाम क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, NaOH का नाम क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो NaOH सिंपल था, आपसे कहा अणुभार निकालने के लिए NaOH में देखो कौन कौन है NaO और H, तो आपको सबसे पहले Na का अणुभार पता होना चाहिए 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, बीच में प्लस लगा दो, जोड़ दो, वही उसका अणुभार। अगला है NaCl का, Na का कितना होता है, Na का हमने बताया 23, प्लस क्लोरीन का याद रखो 35.5, ठीक है, इनको जोड़ दो आपस में, तो जब 35.5 और 23 को जोड़ोगे तो यहाँ पे 23 के बाद कुछ नहीं तो 0.0 लगा लो, 5 3 8 और 3 2 5, 58.5, इस टाइप से आपके पास क्या आ जाएगा 58.5, ये आ जाएगा NaCl का अणुभार। इसी टाइप से आप आसानी से निकाल सकते हो, बस जैसे NaCl का था Na का रखो, प्लस बीच में लगाओ, Cl का रख दो। इसके बाद है H2SO4 का अणुभार, H2SO4 का अगर निकालना है तो देखो H2SO4 में देखो कौन कौन है, आपके पास H2 है, S है और O4 है, H2 है, S है और O4 है। अब आपको ना H2 का पता, ना S का पता, ना O4 का पता, आपको पता क्या H का पता है, S का पता है और ऑक्सीजन का 1 का पता है। तो देखो आपको H2 दिया, ध्यान से देखना H2 दिया है, हाइड्रोजन कितने दिए 2, आपको एक हाइड्रोजन का पता है कितना होता है 1, तो एक हाइड्रोजन का अगर 1 होता है और यहाँ पे H 2 बार है तो यहाँ पे 2 का कर देना गुणा, तो ये हो गया H2 का, ठीक है।
हाइड्रोजन का एक होता है, कितने हैं 2, H2 है ना 2 है, तो एक में कर दिया गया 2 का गुणा, फिर प्लस लगाओ। अब इसके बाद हाइड्रोजन का काम हो गया, H2 का काम हो गया। अब कौन है सल्फर, सल्फर का कितना होता है 32, याद रखो 32, सल्फर का कंप्लीट, फिर प्लस लगाओ। फिर आ गया O4, O4 के लिए आपको O का तो पता है, मतलब ऑक्सीजन का तो पता है कितना होता है 16, लेकिन है कितने 4, मतलब O4 है ना, तो एक ऑक्सीजन का अगर 16 है तो 4 ऑक्सीजन का, मतलब O4 का कितना हो जाएगा 16 गुणे 4, तो यहाँ पे 16 गुणे 4 इस टाइप से निकाला जाएगा। ठीक है, ध्यान से देख लो, सिंपल है, हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, एक का होता है 1, तो 2 के लिए 1 गुणे 2, प्लस बीच में लगाते जाना है। ठीक है, जब एक का लिख जाए तो दूसरे का लिखने में बीच में प्लस लगेगा, जैसे 1 गुणे 2 प्लस लगाए, सल्फर का 32, सल्फर का हो गया, फिर प्लस लगा, ऑक्सीजन का 16 गुणे 4, जोड़ दो इसे, 2 प्लस 32 प्लस 64 मिला के जोड़ोगे तो 64 2 66, 96 2 98, इस टाइप से इसका हो गया। आसान है। आगे देखो C2H5OH का निकालना है। C2H5OH में कौन कौन है, C2 है, H5 है, O है और H है। तो C2 के लिए C का कितना होता है 12, कार्बन का 12 होता है, तो 12 लिखो, कितने हैं 2, तो 2 का गुणा कर लो। पहले जैसे C2 है, C2 में 2 कार्बन है, मतलब एक कार्बन का 12, तो 2 के लिए 12 गुणे 2, प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है, तो कितने हैं 5, तो 1 गुणे 5, प्लस ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 16, प्लस फिर हाइड्रोजन आ गया 1, जोड़ दो, 12 दूना 24 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1, जोड़ोगे तो कितना आएगा 24 16 40 46, इस टाइप से। जैसे C2H5OH था, कार्बन का एक कार्बन का 12, तो 12 लिखा, कितने हैं C2, मतलब 2 का गुणा, 12 गुणा 2, फिर प्लस लगाओ क्योंकि अब दूसरे का लिखना है। H5 है, H5 में क्या है हाइड्रोजन का एक, कितने 5, तो 1 गुणे 5, प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस हाइड्रोजन फिर आगे। ठीक है, आगे देखो C6H12O6। ठीक है, इसीलिए कई सारे एग्जांपल है जिससे प्रैक्टिस हो जाए। कितने कार्बन है 6, एक कार्बन का 12 होता है, हमने बताया एक कार्बन का 12, कितने 6, तो 12 गुणे 6 कर लो। फिर इसके बाद H12, इसकी बारी आ गई, तो प्लस लगाओ। हाइड्रोजन का कितना होता है 1 है, कितने हाइड्रोजन 12, तो 1 गुणे 12, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 16 लिखा, कितने हैं 6, तो 16 गुणे 6। ठीक है, 12 छंग 72 प्लस 12 प्लस 96 मिला के जोड़ दो, 96 2 98 200 और 180, 180 आ गया। इसके बाद है H2O का निकालना है। हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 1 लगाओ, कितने हैं 2, तो 1 गुणे 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, जोड़ दो, 16 प्लस 2 18। आशा करते हैं सबको अणुभार निकालना आ चुका है। बस ये ध्यान दो, जैसे इसमें समझो, जैसे C6H12O6 है, पहले कार्बन 6 है, एक कार्बन का 12, कितने हैं 6, तो 12 गुणे 6, प्लस हाइड्रोजन का 1 गुणे 12, ऑक्सीजन का 16 गुणे 6, मतलब एक का याद रखो, अगर कार्बन का पता 12 है तो अगर 6 कार्बन है तो 12 गुणे 6 कर देना है। अगर हाइड्रोजन का पता 1 होता है, अगर 12 हाइड्रोजन तो 1 गुणे 12 कर देना है। ऑक्सीजन 6 है, एक ऑक्सीजन का 16 पता है, तो 16 गुणे 6 कर दो, O6 का आ जाएगा। बस बीच में प्लस लगाते जाओ, अणुभार निकल जाएगा। तो इस टाइप से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, अणुभार निकालना सीख चुके हो, बस बताया ना, इतना ही याद रखो मेन। ठीक है, आसानी से कर लोगे। अब इसके बाद जैसे 10 ग्राम NaCl के मोलों की संख्या बताओ, तो जब इससे पहले हल करने के लिए, सवाल हल करने के लिए यहाँ पे लिख लेना हल। इंग्लिश पे चाहो तो सॉल्व लिख सकते हो, हिंदी पे चाहो तो हल लिख लो। ठीक है, हल लिख दिया। यहाँ पे जो दिया हो, सवाल हल करने का तरीका ये होता है, जो दिया हो वो नोट करो। 10 ग्राम NaCl दिया, मतलब लिखो NaCl का भार, NaCl का भार कितना दिया 10 ग्राम, 10 ग्राम लिख दो। आप सबसे पहले मोलों की संख्या निकालना है, जो निकालना वो लिख लो, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या निकालना है। ठीक है, जो निकालना वो लिख लो। पहले जो दिया है वो लिख लो सवाल में, जब भी सवाल हल होगा पहले जो दिया हो वो लिखो, जो निकालना वो लिखो, जिससे चाहे जितना छोटा सवाल हो चाहे जितना बड़ा सवाल हो, आसान हो जाता है। ठीक है, ये हो गया, ये हमें निकालना है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब हमें निकालना है क्या, मोलों की संख्या। मोलों की संख्या के लिए हमने बताया भार बटा अणुभार सूत्र होता है। अब विलेय का भार तो पता है NaCl यहाँ पे और कोई है नहीं, तो NaCl विलेय हो जाएगा। और अगर दो चीज होती, मान लो 10 ग्राम NaCl 100 ग्राम जल में घुला, तब पूछ लेते विलेय के मोल निकालो, तो कैसे निकालते, आपको देखना विलेय कौन है, जो कम होगा वो विलेय होगा, जो ज्यादा होगा वो विलायक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे NaCl का भार 10 ग्राम, मोलों की संख्या निकालने के लिए अणुभार चाहिए, तो यहाँ से NaCl का अणुभार निकाल लेते हैं। NaCl का अणुभार, Na का आपको पता होना चाहिए, Na का कितना होता है 23, फिर क्लोरीन आ गया, बीच में प्लस लगाओ, क्लोरीन का 35.5 जोड़ दो 58.5। ठीक है, इस टाइप से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहां से आपको मोलों की संख्या निकालनी है, मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या का सूत्र आपको पता है, भार बटा अणुभार, या N बराबर W बटा M लगा दो। ठीक है, W बटा M अणुभार है, W कितना है 10 है, अणुभार कितना 58.5, इसे हल कर लो, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा मोल में। ठीक है, इसका भाग दे लेना आपको, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चाहो तो इसे आगे कर भी सकते हो, यहाँ से दशमलव हटाओगे ऊपर 0 बढ़ेगा, तो N बराबर 100 बटा 585 आ जाएगा, भाग दे दो। ठीक है,
भाग दे दो, आपके पास मोल में आंसर। देखो हम आपको भाग दे के बता रहे हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे भाग दोगे तो आपका जो वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी, n बराबर 0.1709 मोल करके, ठीक है। भाग दे सकते हो आप, ठीक है। इस टाइप से आपके पास आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देखो इस टाइप से निकाली जाती है मोलों की संख्या। सूत्र याद रखो, मोलों की संख्या बराबर विलेय का भार बटा विलेय का अनुभार। सूत्र होता है n बराबर W बटा m मोल में, मात्रक आएगा मोल में, आगे मोल जरूर लिखना है, ठीक है। चाहे हिंदी पे मोल लिखो चाहे इंग्लिश पे लिखो। अब यहाँ पे जैसे 10 ग्राम NaCl के मोलों की संख्या पूछ रहा था, तो मोलों की संख्या के लिए सबसे पहले देखो क्या दिया है, 10 ग्राम NaCl मतलब NaCl का भार दिया 10 ग्राम, मोलों की संख्या पूछ रहा है, तो मोलों की संख्या के लिए अणुभार चाहिए। अणुभार निकालने के लिए NaCl का अणुभार कैसे निकलेगा, अणुभार हमने यहाँ पे सिखाया कैसे निकलता है, ठीक है। तो यहाँ से NaCl का अणुभार आपने निकाल लिया, मोलों की संख्या निकाल लिया आसानी से, ठीक है। इस टाइप से मोलों की संख्या निकलती है। तो आज के इस वीडियो पे इतना ही रहने देते हैं। देखो आज के इस वीडियो पे सबसे पहले हमने आपको क्या पढ़ाया, सारी बेसिक चीजें यहाँ पे पढ़ाई। सबसे पहले विलेय, विलायक, विलयन, ये सब चीज क्या होता है, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण क्या होता है, फिर मोलों की संख्या कैसे निकाली जाती है, अणुभार कैसे निकाला जाता है। मतलब ये जो पहली क्लास है ना, पहली क्लास का मेन चीज यही रहता है कि उसमें सारे बेसिक क्लियर करा दो जितना। अगर इस देखो पहली क्लास देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसमें आपके सारे बेसिक पॉइंट क्लियर किए जाते हैं। अगर बेसिक क्लियर है तो आगे की जो पढ़ाई होगी उसमें आपको बहुत मजा आने वाली है। अगर बेसिक नहीं क्लियर, अब आगे पढ़ने लगोगे फिर दिक्कत होगी, ठीक है। तो इसलिए इसको अच्छे से कॉपी पे जितनी चीज पढ़ाया इसको नोट कर लेना, ठीक है। पहले जो पढ़ा उसको एक पेज पे, फिर इसको दूसरे पेज पे मस्त तरीके से नोट कर लेना, ठीक है, जिससे आप अच्छी तैयारी कर सकते हो। तो आशा करते हैं आज का वीडियो सबको अच्छा लगा होगा। अब हम लोग मिलते हैं अगली क्लास पे। अगली क्लास पे बात करेंगे हम लोग आगे के टॉपिक जो मोलरता है, मोललता है और मोल अंश या मोल प्रभाज है, उसकी परिभाषा बात कर लेंगे, उसके सवाल कैसे हल होते हैं एकदम आसान तरीके से, ठीक है। तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी। और एक काम भाई आप लोग करना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करना, जिससे उनकी तैयारी भी हो सके। उनसे भी बताओ भैया मस्त तरीके से तैयारी करा रहे हैं, सब लोग चल के पढ़ो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो जो लोग नए हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, वहां से जाके ज्वाइन हो जाओ, जिससे कोई भी क्लास आती है तो हम उसकी लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में भेज भी देते हैं, जिससे आप लोग उसको वीडियो आके देख सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं, तब तक के लिए इसको स्क्रीनशॉट कर लो।